Good evening, everyone. Good evening. Welcome to the session. So, continuing our discussion on basic maths series, which is applicable in physics and which will give us a conceptual clarity in physics. So, if you remember in the last session, we discussed about mensuration, right? So, we did a lot of things कि mensuration कैसे यूज होगा, कहाँ पे यूज होगा, किन किन चैप्टर्स में फिजिक्स का बिना mensuration के काम नहीं हो सकता है, ठीक है? तो उसके बारे में हमने आइडिया लिया. मैं जस्ट उस डिस्कशन को एक एनेक्डोटल पॉइंट से एंड करना चाहूंगा कि एक चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स बोल के, जो आप लोगों ने स्टैंडर्ड 9 10 में थोड़ा बहुत पढ़ा है, फोर्स ऑफ बायंसी वायंसी एंड ऑल दोस थिंग्स. वहां पे अगर आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स की बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा. यस और नो? तो फ्लूइड मैकेनिक्स का यूसेज बहुत ज्यादा है, और सॉरी मेंसुरेशन का यूसेज फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा है. तो जिसको मेंसुरेशन क्लियर होगा वो फ्लूइड मैकेनिक्स में अच्छा करेगा, ठीक है? तो ऐसे छोटे छोटे एस्पेक्ट्स अपने को समझ में आने चाहिए एंड वी शुड बी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स. दूसरी बात गाइज, अभी से ना थोड़े अपने कैलकुलेशंस को फास्ट करना शुरू करो. यू शुड बी वेरी स्मार्ट विथ योर कैलकुलेशंस. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेंसुरेशन में कभी भी अपने आंसर्स हर स्टेप में निकालने के पीछे मत रहो. सारे आंसर्स लास्ट स्टेप में निकालना. जनरली ऐसे कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें देखना कॉमन फैक्टर्स बहुत सारे कैंसिल हो जाते हैं. तो अपने सारे कैलकुलेशंस लास्ट स्टेप में करना, बहुत सारे फैक्टर्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाते हैं. छोटी छोटी बातें विच विल हेल्प यू टू सेव अ लॉट अमाउंट ऑफ टाइम, राइट? ये बात याद रखना, बोर्ड्स में भी काम आती है ये सब छोटी छोटी बातें, राइट? आइए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक और सबसेक्शन ऑफ मैथ्स व्हिच इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. आई एम प्रीटी मच श्योर यू ऑल हैव हर्ड अबाउट दिस. और जो आईसीएससी के बंदे हैं उन्होंने तो इसके अंदर बहुत सारा पीएचडी किया हुआ है. यस और नो? आईसीएससी का कोई प्रेजेंट है यहाँ पे? सीबीएसई वालों ने किया है, लेकिन सीबीएसई वालों का जो कंटेंट का डेप्थ है वो थोड़ा कम है. आईसीएससी वालों का बहुत ज्यादा है, ठीक है? सो मैं जनरली वो सारे एस्पेक्ट आज क्लियर कराऊंगा, ठीक है? एंड आपको मैं इसका फिजिक्स का यूसेज भी बताऊंगा कि फिजिक्स में ये कैसे यूज होता है. सो चलिए विल स्टार्ट. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एज द नेम सजेस्ट, सो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेट. वी अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट. जनरली हम अपने फिजिक्स में अगर हम बात करें या अपने जो मैथ्स हम पढ़ते हैं उसमें जनरली वी टॉकिंग अबाउट 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट? 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं. तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है. वी जनरली टॉक्ड अबाउट 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो कोई भी एक, मान लीजिए हमने पॉइंट ले लिया, ठीक है? कोई भी हमने एक पॉइंट ले लिया. इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स कॉमा वाई, ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस इज एक्स एंड डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस इज वाई. मतलब इस पॉइंट की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई एंड इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y axis is x, right? This is what is the meaning when I say the coordinate of this point is x comma 1. अब आपको ये बेसिक बात समझ में आती है कि इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं. इस क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा. इस क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, और इस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है. ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं. तो कोई भी कोऑर्डिनेट में हम कोई, मतलब किसी भी क्वाड्रेंट में कोई कोऑर्डिनेट रखना चाहे, सो वी शुड हैव अ क्लियर कट आइडिया कि किस क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स की क्या साइन होगी, राइट? बहुत बेसिक बात है. उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट होता है, वो होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ कोड इन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसका फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, इसका फॉर्मूला आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला आई थिंक सबको पता होगा, बट आई वांट टू गिव यू अ विजुअलाइजेशन ऑफ दिस. आई एम प्रीटी मच श्योर इसका विजुअलाइजेशन भी आपको क्लियर होगा. सपोज मैं एक पॉइंट लेता हूँ, ये इसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, और दूसरा एक पॉइंट लेता हूँ ये x2 कॉमा y2. अब मैंने आपको इसका फिजिक मीनिंग समझाया था, x1 कॉमा y1 का क्या मतलब है. क्या ये डिस्टेंस है x1 और ये डिस्टेंस है y1. सिमिलरली x2 y2 का अगर मैं मीनिंग देखूंगा, क्या ये डिस्टेंस है x2, क्या ये डिस्टेंस है y2. ऑल दीज आर वर्टिकल डिस्टेंसेस दैट वी आर टॉकिंग, राइट? एंड वी नीड टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ दिस लाइन. तो क्या आप यहाँ पे अपने लिए
एक राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई कर पा रहे? मैंने यहां से इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर जो y2 लाइन मैंने बनाई हुई है उसके ऊपर ना हमने एक परपेंडिकुलर खींचा एवरीवन। तो ये जो परपेंडिकुलर खींचा, तो परपेंडिकुलर खींचने के कारण अगर ये लेंथ y1 है, ये पूरी लेंथ y2 है, क्या ये वाली लेंथ आ गई y2 माइनस y1 एवरीवन? और ये जो लेंथ है, क्या ये लेंथ आई x2 माइनस x1? क्या आपको समझ में आ रहा है क्यों इसकी लंबाई ये फॉर्मूले से हम रिप्रेजेंट करते हैं? I know you all know this formula, but did you understand it from the basic Pythagoras theorem? Why we have this formula? Clear है? Very good. So distance between two points. So distance between two points निकालने के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. उसके बाद एक होता है, you know, नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो होता है डिवीजन ऑफ अ लाइन. तो सपोज ये एक लाइन है, ये कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 और ये कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2. Suppose there is some point which is having coordinate x comma y and it is in the ratio m is to n, it is dividing. तो इस x कोऑर्डिनेट का ये जो x है और ये जो y है इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या x की वैल्यू होती है m इंटू x2, याद है ये, प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n. और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? y कोऑर्डिनेट होता है m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n. क्या ये सबको पता है? क्या ये सबको पता है कि दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल डिवीजन, कि हमने बेसिकली दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन में एक ऐसा कोऑर्डिनेट चाहिए जो कि उस लाइन को m:n रेशियो में डिवाइड करता है. सो दिस इज हाउ वी गॉट दिस वैल्यू. ठीक है, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n एंड m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n. दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, राइट? ये समझ में आना चाहिए. अब ध्यान से देखना कुछ बातें. Yeah. So do not worry, guys. Those who are joining it for the first time, do not worry. This is something which we are doing for the first time today in class. So we are talking about coordinate geometry, which many of you have done if you are in CBSE. Some aspects. If you are in ICSE, you have done in depth. If you are a state board student, then also you know something about coordinate geometry. State board में भी coordinate geometry है, right? Yes, we are having. Anyone from state board who is present here now? I know you have exams going on. Anyone? तो अभी मैं जो इस स्लाइड में बात कर रहा हूँ ये पहला ही स्लाइड चल रहा है अपना. डू नॉट वरी, मैं एकदम बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से शुरू किया हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कोऑर्डिनेट दैट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दैट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन. डिवीजन ऑफ अ लाइन मतलब दो कोऑर्डिनेट है, उसको ज्वाइन करने वाला एक लाइन है, उसको मुझे डिवाइड करना है m:n रेशियो में. तो जो पॉइंट उस लाइन को डिवाइड करेगा m:n रेशियो में उसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगी वो निकालने की कोशिश है. तो वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है. क्या मेरी बात समझ में आई है? तो डो नॉट वरी, आपने जो भी मिस किया है दो क्लासेस में उसके रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हो. ठीक है, सो डो नॉट वरी अबाउट इट. वेरी गुड. सो आई होप यू गॉट दिस डिवीजन ऑफ अ लाइन, राइट? ये डिवीजन ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला है, ये भी काम आता है, काम आता है, ऐसा नहीं कि ये काम नहीं आता. दिस ऑल्सो comes handy many times. Okay, so do not worry about it. Okay, so we understood this. Good enough. चलो आगे बढ़ते हैं. डिवीजन ऑफ अ लाइन. तो डिवीजन ऑफ अ लाइन अपने को काम आता है, बहुत ज्यादा फिजिक्स में ये काम नहीं आता है लेकिन आता है फिर भी. ठीक है ना? तो अपने को ये समझ में आना चाहिए. ठीक है, आ जाओ. अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, सुनना ध्यान से. लाइन क्या होता है? व्हाट इज अ लाइन? क्या लाइन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो फिगर है, क्या उसे हम लाइन बोलते हैं? तो एक लाइन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें दो पॉइंट्स चाहिए, मिनिमम दो पॉइंट्स चाहिए. तो उनको ज्वाइन करने वाला जो एक स्ट्रेट फिगर है इसको हम लोग लाइन बोलते हैं.
तो मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये जो फिगर आपको दिख रही है डॉटेड से, इसको हम लोग बोलेंगे लाइन। क्या बोलेंगे? लाइन। क्लियर है? क्या बोलेंगे? लाइन। अच्छा, अब यू नो क्या होता है कि हमारे पास ये लाइन जो है, ध्यान सुनना, हमारे पास ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन जो है, इस लाइन की इक्वेशन, इसके ऊपर फिजिक्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एंड वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है फिजिक्स में, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अब सवाल ये है कि सपोज हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हम जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील करते हैं मैथ्स में, ठीक है। तो अब हमारी लाइंस कैसे हो सकती हैं? हमारी लाइंस ऐसे हो सकती हैं, ऐसे हो सकती हैं, ऐसे हो सकती हैं, कैसे भी होंगी हमारी लाइंस, ऐसे हो सकती है। एनी फॉर्म ऑफ लाइंस कैन बी देयर राइट इन दिस कोऑर्डिनेट। अब सवाल है, लाइन की इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन फिजिक्स में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें लिखना आना चाहिए। अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, सुन लो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए हमें सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, स्लोप का। स्लोप क्या होता है? तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करेंगे कि व्हाट इज स्लोप, स्लोप किसे बोलते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। सुनो, सुनो अभी ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपलोड बातें बोल रहा हूँ, ये आपको बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा और आपका फ्यूचर में जो फिजिक्स आप करोगे उसके लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहेगा। सो ध्यान से सुनो। तो स्लोप क्या है? देखो, स्लोप जो है इसको डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है, अगर इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स through which line passes, through which line passes, अपना नोट्स बनाते रहना। थ्रू विच लाइन पासेस, अगर ये पता हो, थ्रू विच लाइन पासेस, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स थ्रू विच लाइन पासेस, ये पता है, तो जो स्लोप निकालने का तरीका होता है वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या बात हुई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1? बताता हूँ। सपोज ये एक लाइन है, इस लाइन पे 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मुझे पता है। सपोज एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2। कोऑर्डिनेट सब लोग समझते हो ना? एक सेकेंड, लेट मी टेक अ पॉज। डज ईच वन ऑफ यू, यहाँ पे कोई भी बोर्ड का बच्चा बैठा हो, क्या कोऑर्डिनेट मतलब समझते हो? जनरली हम फिजिक्स में जितनी भी बातें करेंगे, क्या हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही बातें करें? 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, लेकिन हम उसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं फिजिक्स में। बहुत कम जगहों पे बातचीत होगी, क्या मैक्सिमम 90% काम अपना एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा, ठीक। तो ये देखो, ये एक लाइन है जो कि x1 y1 और x2 y2 ये दोनों पॉइंट से गुजर रही है। तो अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स थ्रू विच लाइन पासेस हमें पता है, तो मैं स्लोप कैसे निकालूंगा? स्लोप निकालूंगा इस फॉर्मूले से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक एग्जांपल, एक एग्जांपल लो, अपने आप समझ में आए। सपोज ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई, ठीक है, सुनना ध्यान से। ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, सपोज एक पॉइंट मैंने लिया 2,6 और दूसरा पॉइंट मैंने लिया 6,2। इन दोनों से एक लाइन गुजर रही है, लेट अस से दिस लाइन। मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है। क्या मुझे 2 पॉइंट पता है जिसके थ्रू लाइन गुजर रही है? हाँ। तो इसका स्लोप क्या होगा? क्या ये फॉर्मूले से निकालेंगे हम लोग, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1? बोलो, y2 माइनस y1। अब बच्चे का सवाल आता है, सर किसको x1 y1 माने, किसको y2 x2 y2 माने? किसी को भी मानो, मैं करके दिखाता हूँ, देखो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। मान लो x1 हम मान रहे हैं 2 को, y1 मान रहे हैं 6 को, एंड मान लो x2 मान रहे हैं 6 को और y2 मान रहे हैं 2 को। तो मेरा स्लोप क्या आएगा? स्लोप है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेट्स सी, y2 माइनस y1 इज इट 2 माइनस 6 अपॉन x2 माइनस x1 इज इट 6 माइनस 2? So 2 minus 6 is minus 4, 6 minus 2 is 4. Is it minus 1? Yes, it is minus 1. क्या क्लियर है ये? तो ये -1 स्लोप आया।
अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैंने ना x1 माना था 6 को, सुनना, और y1 माना था 2 को, और x2 माना था 2 को, और y2 माना था 6 को। अब अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, फिर से देखो, y2 माइनस y1 इज इट 6 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 इज इट 2 माइनस 6। क्या फिर से आपका रिजल्ट -1 ही आया। इसका मतलब हम इस बात से तो आजाद हो गए कि हम x1 y1 किसको माने और x2 y2 किसको माने। किसी एक को x1 y1 मानेंगे, किसी दूसरे को x2 y2 मान लेंगे, तो हमारा आंसर सेम आएगा। मतलब हमें इस बात की वरी करने की जरूरत नहीं है कि इसमें से किसको x1 y1 माने, किसको x2 y2 माने। किसी को एक को x1 y1 मान ले, दूसरे को x2 y2 मान ले, क्या मेरा रिजल्ट सेम आएगा। क्लियर? क्लियर? ये पहला तरीका है स्लोप निकालने का। तो स्लोप निकालने का पहला तरीका क्या है, अगर जिन दो पॉइंट से ये लाइन गुजर रही है, अगर उन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, इफ वी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू पॉइंट्स थ्रू व्हिच द लाइन इज पासिंग, then y2 minus y1 upon x2 minus x1 will give me the slope of that line। क्या क्लैरिटी है ये? दूसरा है कि अगर कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है, तो कोऑर्डिनेट्स अगर पता नहीं है तो हम स्लोप निकालते हैं इस फॉर्मूले से, tan of theta, where theta is, कोई बता सकता है? theta is known as what? theta is angle of inclination of the line, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या भला है, मैं समझाता हूँ। अब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बहुत अच्छी चीज है, ये समझना है। ये tan थीटा वाला चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझना है। ठीक है, सुने। tan थीटा सब लोग समझते हो? tan समझते हो? समझते हो ना? बोर्ड से अभी तक दिया नहीं है गाइस, कम ऑन, क्लैरिटी है? आ जाओ, ये देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से, अच्छा लगेगा आपको। देखो, सपोज मैंने ना एक लाइन ये लिया, देखो, सपोज आई टुक अ लाइन लाइक दिस। अब इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कौन सा है? कैसे बताएंगे इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? कौन सा, किस एंगल को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलेंगे? मैं कुछ एंगल लिख रहा हूं, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा, ये एंगल है थीटा। ठीक है, कौन सा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है? विच एंगल इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? बहुत बढ़िया, मुझे सही आंसर चाहिए। विच एंगल इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? ओके, सुनो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का डेफिनेशन पता है? सुनो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है एंगल मेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, सब लोग लिखें, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये है डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अरे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की ये डेफिनेशन है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जो आईसीएससी बोर्ड के बच्चे हैं वो क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? चलो सीबीएसई का मान लेता हूँ, स्टेट बोर्ड का मान लेता हूँ, स्लोप नहीं था, मानता हूँ, ठीक है, आईसीएससी का तो है। तो आईसीएससी के बच्चे क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बात समझ में आई है? एंगल मेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलो एक एक चीज देखते हैं। विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, क्या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये है? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल लाइन बनाए, लाइन के साथ बनाएगी, एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी, वर्टेक्स एक्सिस के साथ, वो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो आपका सही आंसर है बीटा। दिस इज माय एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। थीटा एंड अल्फा आर रॉन्ग आंसर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
थीटा एंड अल्फा रॉन्ग आंसर्स। क्या क्लैरिटी है ये? अब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, तो tan ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है दैट इज कॉल्ड एज स्लोप। अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सबने की है, सबने की है। इस पर्टिकुलर एंगल बीटा के लिए tan ऑफ बीटा तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा? tan ऑफ बीटा सोच के बताना। नेगेटिव होगा। अच्छा, हाउ यू कम टू नो इट इज नेगेटिव? वेरी गुड, क्योंकि सर tan ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज नेगेटिव। अब ये कहां से पता चला? थोड़ा सा करेक्ट, ये हमें पता चला सर, आपने जरूर पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में। इसे मैं बोलता हूं CAST रूल, कैस्ट रूल। यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन कॉस टैन एल ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। यहाँ पे साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे टैन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो ये जो एंगल बीटा दिख रही है, मुझे साफ साफ दिख रही है कि ये बेटा जा रहा है किस क्वाड्रेंट में? बोलो, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। यस और नो? ये जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, मतलब ये जो एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा 90 डिग्री से बड़ी है। तो 90 डिग्री से बड़ी है तो tan बीटा क्या होना चाहिए? नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? छोटी सी बात, क्लैरिटी है? ये क्लैरिटी है? अच्छा, इस एंगल का, ग्रीन कलर वाले लाइन का क्या है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? ये 1 बोल रहा हूं, ये 2 बोल रहा हूं, ये 3 बोल रहा हूं। कौन सा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द ग्रीन कलर्ड लाइन? ग्रीन कलर्ड लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोल। इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? घबराओ मत, सब समझ में आएगा, थोड़ा सा फोकस करो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है इस लाइन का? हम्म एंगल 2। अच्छा, एंगल 2 बोल रहे हो, फाइन। एंगल 2, एंगल 2, एंगल 2, ओके। एंगल 2, बहुत से लोगों ने एंगल 2 बोला। सब गलत। एंगल 1 इज द करेक्ट आंसर। सोचो, एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है? क्या यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये चला, तो क्या 1 इज द करेक्ट आंसर? प्लीज एक्सप्लेन सर। यस, व्हाई नॉट? Look at the definition of angle of inclination. Read it twice. Angle made by a straight line with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. तो जब मैंने ग्रीन कलर की लाइन बनाई तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस किधर है? जो मैंने एरो की डायरेक्शन दिखाई है वो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। उस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। जितने एंगल से उसे घुमाना पड़ेगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टू कोइंसाइड विद द ग्रीन लाइन, क्या वो है मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? आ जाओ, कोई बात नहीं, सुनो। रेड कलर वाला एक सेकंड होल्ड। रेड कलर वाला लाइन का आपने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन माना बीटा है, मैं समझा रहा हूं। क्या ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है जो मैंने रेड कलर से दिखाया है? ये वाला क्या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है? तुम कैसे सोचो, सुनो, एकदम सुनो, एकदम अकल अकल वाली चीज बता रहा हूं, एकदम समझ में आ जाएगा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने एंगल से घुमाया जाए ताकि ये लाइन रेड वाले लाइन के साथ कोइंसाइड हो जाए?
क्या वो एंगल बीटा है? मैं आ रहा हूं कास्ट रूल पे भी आ रहा हूं, रुको अभी पे। क्या वो एंगल बीटा है? इसीलिए रेड कलर वाले लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा आया। ठीक, समझे क्या? अब देखो ग्रीन कलर वाले लाइन का क्यों आया 1। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाला जो लाइन है उसको पकड़ो, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने से घुमाया जाए ताकि वो लाइन ग्रीन कलर वाले लाइन से कोइंसाइड कर जाए। क्या वो एंगल है 1? इसीलिए 1 है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या डेफिनेशन 100% क्लियर हुआ? देखो मैं फिर से बता रहा हूं, ये सब चीजें जितना अच्छा होगा उतना फिजिक्स अच्छा होगा। अदरवाइज आप मैथ्स में तो लाओगे बोर्ड्स में 98, लेकिन फिजिक्स में आएंगे कम मार्क्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये सब चीजें हेल्प करती हैं आपको 4 ऑप्शन डिसाइड करने में फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जो होता है ये यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जहां तक फिजिक्स की कॉन्सेप्ट की बात है। लेकिन इसके बाद जो मैथ्स यूज करके ये 4 ऑप्शन निकालने की बात आएगी, उसके अंदर एल्जेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, वेक्टर्स, कैलकुलस सब आता है। और यहीं पे मेरा जो आंकलन है, मेरा जो एनालिसिस है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर हैविंग इश्यूज इन दिस स्टेप। दैट मींस दे आर मैथमेटिकली नॉट दैट साउंड। सो मैथमेटिकली साउंड हो, क्या क्लैरिटी है ये? सो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्यों हुआ ग्रीन कलर का 1, ये समझ में आया? अच्छा, वेरी गुड सर। अब आप कुछ भी दे दो हम कर देंगे। चलो बताओ इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का, ये लाइन मैंने ऑरेंज कलर वाली लाइन ऐसे बना दी, कौन सा इसका स्लोप होगा बोलो? क्या इसका स्लोप ये वाला एंगल होगा 3? अगर तुम्हें समझ में आया है, जबकि लाइन पूरा कुछ अलग ही दिख रहा है, बट क्या उसका स्लोप है 3? एवरीवन, क्या उसका स्लोप है 3? अच्छा, समझा क्या सबको? नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं समझा? समझा ना एवरीवन? यस सर। सुनो फिर से सुनो, ये देखो मैं ये ऑरेंज कलर वाला लाइन तुम्हारे लिए फिर से बनाता हूँ। देखो, अगर मैं ये एंगल देता 3, क्या ये भी स्लोप है? अगर मैं स्लोप का सॉरी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछूं, क्या ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है क्या? बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ रहा हूं। तो इसका जवाब होगा, जो बच्चा सोचता है वो बोलेगा सर ये जो एंगल है, ये एंगल एक्चुअली इस एंगल के बराबर है फ्रॉम वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की मैग्नीट्यूड है वो 3 के बराबर है, इसमें नो डाउट। लेकिन अगर हम डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में जाएंगे तो वो निकालने के लिए हमें ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब इस वाले लाइन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना घुमाएं ताकि ये ऑरेंज कलर वाले लाइन से कोइंसाइड कर जाए, वो हमें ये वाला एंगल देता है, ये 3 देगा। बट बिकॉज ये 3 और ये 3 आपस में बराबर हैं, एज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 3 के बराबर है। लेकिन क्या डेफिनेशन वाइज क्या ये 3 होना चाहिए? ये 3 इज योर करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या ये समझा है जो मैंने बोल्ड कर दिया है? कि ये छोटा सा सटल पॉइंट आप समझ पाएगा गाइस? अच्छा, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब देखो ध्यान से, अब कुछ बच्चों ने मुझे बोला सर हमें कास्ट रूल समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। कास्ट रूल क्या बोलता है सुने। ये जो ए मैंने लिखा है, ए स्टैंड्स फॉर व्हाट? ए स्टैंड्स फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, इसका क्या मतलब है? देखो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री आपने बेसिक सबने पढ़ा हुआ है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारे पास क्या आते हैं? साइन, कॉस, टैन और इनके रेसिप्रोकल्स आते हैं। आपको पता है कि ये साइन, कॉस, टैन का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है। दे एक्वायर मीनिंग व्हेन दे ऑपरेट अलोंग विद एन एंगल, राइट? तो अगर मैं ये थीटा को 0 और 90 डिग्री के बीच में रखता हूं तो क्या मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन पॉजिटिव होता है, समझे? अब अगर हम दूसरे क्वाड्रेंट की बात करें, सो दूसरे क्वाड्रेंट मतलब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री,
तो हम जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव नहीं होते, सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। क्लैरिटी यही है। तो जब क्वेश्चन कहां से आया था, ये जो एंगल बीटा था, जो रेड कलर वाले लाइन के लिए बिगिनिंग देखो, बहुत सारे लाइन हो गए, कंफ्यूज मत हो जाना, रेड वाला, एक ग्रीन वाला, एक ऑरेंज वाला, बहुत सारे लाइन। तो रेड वाला जो पहला लाइन हमारा था, क्या उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपने बोला था बीटा है, तो tan बीटा स्लोप था। स्लोप इज tan ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये देखो लास्ट पेज, व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज tan ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। सो tan ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो हमें स्लोप दे रहा है, नो डाउट, गॉट इट सर। सो अब ये बीटा जो है, क्या ये बीटा ऑब्ट्यूज था? ऑब्ट्यूज था मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री था, मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है? सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल। क्या साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है? समझते हो ये सब चीजें? आई एम प्रीटी मच श्योर यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। क्या साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है? यस सर। तो कोसेक और साइन ही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव के साइन के साथ आएगी। तो स्लोप बिकॉज tan बीटा होता है, इसलिए tan बीटा नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट। क्या समझा है? एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। गुड, क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। सो वी अंडरस्टूड what is angle of inclination, we understood how to find out slope if we know the angle of inclination. अब देखो, एक बार हमें ये दोनों चीजें पता चल गई कि स्लोप क्या होता है और कैसे इसे निकालते हैं, अब हम थोड़ा फोकस कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर। ठीक है, इसे नोट करो क्विकली, फास्ट, नोटेड। बढ़ जाए आगे। Guys, I am having one small request. Please ensure that you are taking proper notes of everything that we are discussing. Always remember, मैं ये एक्स्ट्रा आपको करा रहा हूँ बिकॉज आपके पास अभी टाइम है। नो वे आई हैव मेंशन्ड दैट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये कमजोर रह गया, आप फिजिक्स में कभी भी फ्लरिश नहीं कर पाओगे। इट्स अ फैक्ट, आई एम टेलिंग यू। तो टेक योर नोट्स वेरी वेरी केयरफुली एंड प्रॉपरली। ये रिकॉर्डिंग्स आपको भेज दी जाती है, ये रिकॉर्डिंग्स देख के अपने नोट्स प्रॉपरली बना लें। दीज आर वेरी रेलेवेंट थिंग्स, और आपको समझ में आएगी समय के साथ कि इसके बिना आप फिजिक्स नहीं कर पाओगे। क्या क्लैरिटी यही है? हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में, हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ मैथ्स लगाना पड़ेगा फिजिक्स के सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस। ओके, डन सर, गुड। अब देखो, अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन की। आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद दैट। So now we will go with equation of line. तो इक्वेशन ऑफ लाइन के अलग अलग फॉर्म्स हैं, आप अलग अलग तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो। तो मैं सारे फॉर्म्स की बात करूंगा एक एक करके। पहला जो फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन की, उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब एज द नेम सजेस्ट, इसमें नोन क्या होता है? नोन होता है स्लोप ऑफ द लाइन, और दूसरा होता है, नोन होता है इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। अब ये इंटरसेप्ट क्या है? ठीक है, ये इंटरसेप्ट क्या है? ये इंटरसेप्ट है वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है समझा रहा हूं, देखो। सपोज ये एक लाइन है, ये लाइन ओरिजिन से कितनी दूरी पे वाई एक्सिस को कट करता है? ठीक है, ये है वाई इंटरसेप्ट। क्या एक्स इंटरसेप्ट भी होता है सर? एक्स इंटरसेप्ट भी होता है, बट हम जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते हैं उसमें हम वाई इंटरसेप्ट को ही जनरली इसी फॉर्मेट में हम लिखते हैं। तो क्या क्या नोन होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट में? आपको स्लोप ऑफ द लाइन पता होता है और आपको इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन पता होता है। कौन सा इंटरसेप्ट? वाई इंटरसेप्ट। मैं ये भी क्लियर करता हूं। ठीक है,
तो अगर ये दो पता है तो इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे लिखोगे? इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये y और x, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये y और x एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या कोई भी जनरल y और x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? m इज रिप्रेजेंटिंग द स्लोप ऑफ लाइन, और स्लोप ऑफ लाइन आपको पता है निकालने के दो तरीके हैं, इट इज y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, अगर दो कोऑर्डिनेट पता हो जिसके थ्रू लाइन गुजर रही है, या फिर इट इज tan ऑफ थीटा अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता हो। यस नो मे बी के बाद समझ में आई है एवरीवन? अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता हो, क्लियर है ये? तो m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, यस। अब सुने, y इक्वल टू mx प्लस c। अच्छा ये c क्या है? c इज कॉल्ड एज y इंटरसेप्ट। c is the y intercept of the line। y intercept of the line का मतलब मैंने समझाया है कि ओरिजिन से कितने दूरी पे y एक्सिस को कोई भी स्ट्रेट लाइन कट करती है, दैट इज व्हाट इज नोन एज द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। समझे क्या? यस, डन। अब सोचो, सपोज मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ये पहला फॉर्म है। सपोज मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैं बोलूँ एक लाइन है ऐसे जा रही है, ये y एक्सिस को कट करती है ओरिजिन से 4 यूनिट्स पे, 4 सेंटीमीटर पे या 4 यूनिट्स पे, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये एंगल है 135 डिग्री, ठीक है। लेट अस सी दिस। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करने के लिए नोन क्या क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन एंड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। क्या इंटरसेप्ट मुझे पता है? लेट मी राइट इट। क्या इंटरसेप्ट है? +4। +4 क्यों? क्योंकि ओरिजिन के ऊपर कट कर रहा है। अगर ओरिजिन के नीचे कट करता तो लाइन y एक्सिस को, तो क्या इंटरसेप्ट -4 होता? यस। मैं उसका भी एग्जांपल कराऊंगा। इंटरसेप्ट कितना है गाइस? +4। अच्छा, स्लोप कितना है? अब यहाँ पे हमें दो कोऑर्डिनेट तो पता नहीं है, बट क्या हमें थीटा पता है? क्या हमें थीटा पता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? तो स्लोप क्या हो जाएगा? विल स्लोप बी tan ऑफ 135 डिग्री। tan ऑफ 135 डिग्री कितना होता है? एनीबॉडी इज हैविंग एनी आइडिया? tan ऑफ 130 डिग्री को आप 135 डिग्री को आप लिख सकते हो 90 + 45 डिग्री, ठीक है। 90 + 45 डिग्री लोगे तो tan ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है? cot थीटा। बट ये 90 + 45 किस क्वाड्रेंट में पहुंचा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा, तो इसके आगे एक माइनस साइन लगा दो, तो ये आता है -1। चिंता मत करो, इसके बारे में मैं ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में बात करूंगा, फिलहाल आप इसको नोट करो -1। जिसको भी ये समझ में नहीं आता है, मैं ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में डील करूंगा इसके बारे में, ताकि आपको ये सब कन्वर्जन समझ में आ जाए, ठीक है। सो इट इज स्लोप इज -1, डन। तो देखो आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? देखो y इज इक्वल टू m, m है -1 इंटू x प्लस इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट है 4। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या ये समझा सबको? ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। y इक्वल टू -1x प्लस 4 या y इक्वल टू -x प्लस 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू -x प्लस। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्लियर है? सबको समझ में आया? हाँ सर, समझा। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं, इसमें दो तीन बातें देखो, छोटी छोटी बातें सुनो ध्यान से, छोटी छोटी बातें देखो। अगर मैं आपसे पूछूं बता दो इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट कितना है, क्या बोलोगे? बहुत सारे तरीके हैं, देखो आप, देखता हूं मैं कितना आप मैथमेटिकली शार्प हो। अगर मैं पूछूं एक्स इंटरसेप्ट कितना है, ये बताओ, कैसे बताओगे? इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बताऊं मैं? चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो ये सब चीजें एकदम समझ में आनी चाहिए गाइस, एकदम 100% क्लैरिटी होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए। यही इसीलिए मैं बोलता हूँ कि you should have a good understanding of basic maths and its usage, then only you will understand the things, ठीक है, in perspective। ओके ओके, देखो मुझे चाहिए एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट मतलब ये लंबाई मुझे चाहिए। एक तरीका, बेसिक ज्योमेट्री। क्या ये एंगल 90 डिग्री है? अगर ये 135 डिग्री है, क्या ये 45 है? अगर ये 45 है तो क्या ये भी 45? आर यू सीइंग दैट इट्स अ isosceles right angle triangle? Are you seeing that it's a
Isosceles right angle triangle. Yes. So if it's an isosceles right angle triangle, do you think that this length and this length will they be equal? क्योंकि एंगल्स के ऑपोजिट वाले साइड्स इक्वल होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके ऑपोजिट के साइड्स भी इक्वल होते हैं, ये आपको पता है, राइट? यस। तो क्या ये जो कोड, ये जो है एक्स इंटरसेप्ट, क्या वो भी 4 यूनिट है? देखो सिंपल ज्योमेट्री लगा के आपने सॉल्व कर लिया, इट इज 4 यूनिट्स, अंडरस्टूड? सो यू नीड टू बी दैट मैथमेटिकली स्मार्ट टू डू इट, राइट? यस। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका देखो, हमने इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकाल लिया। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आया? माइनस एक्स प्लस। समझना मैं जो बोल रहा हूं, ये जो लाइन है, ये लाइन जहां पे भी एक्स एक्सिस को कट करेगा, जहां पे भी, क्या वो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू इज द एक्स इंटरसेप्ट? फिर से सुनो, ये लाइन जहां पे भी एक्स एक्सिस को कट करेगा, वो एक्स कोऑर्डिनेट, वो एक्स एक्सिस की कोऑर्डिनेट, क्या वही है मेरा एक्स इंटरसेप्ट? यस। अब बताओ, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, ये कैसे निकाले? जहां पे भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, क्या वहां पे वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी? क्योंकि एक्स एक्सिस को कट करना मतलब वाई की वैल्यू क्या है? 0। हाँ, यस। तो अगर y की वैल्यू 0 कर दूं तो क्या मेरे पास रिजल्ट आया माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0? क्या x की वैल्यू 4 आ गई? डू यू गेट द सेम थिंग विच यू फाउंड आउट फ्रॉम ज्योमेट्री? बोलो, समझा कि नहीं? सो देखो, दो तरीके हैं। अब आप बोलोगे इसमें से कौन सा बेटर है? मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ये दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए और दोनों चीजें बच्चे को स्ट्राइक करनी चाहिए, तभी मैं बोलता हूँ बच्चा मैथमेटिकली स्मार्ट है। क्या क्लैरिटी है? ये समझ सकता है वो चीजों को, ठीक है? एकदम क्लियर होना चाहिए, पक्का? यस, वेरी गुड, सो वी अंडरस्टूड। चलो, एक और इक्वेशन मैं देता हूं, इसकी प्रैक्टिस तुम खुद करोगे, मुझे बताओगे आंसर क्या है। देखो, ये मेरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सपोज आई गिव यू द ग्राफ समथिंग लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन समथिंग लाइक दिस, ठीक है? सुनना ध्यान से, ऐसा मैंने स्ट्रेट लाइन दिया है, मैंने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,3, और मैंने ये एंगल बता दिया, ये एंगल है 30 डिग्री। क्या मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन मिल सकता है? क्या मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन मिल सकता है? एवरीवन, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए मुझे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए अभी तक जो हमने पढ़ा है, वी नीड टू थिंग्स, राइट? वी नीड टू थिंग्स। व्हाट वी नीड? वी नीड द स्लोप। ओह ये, व्हाट इज द स्लोप? क्या स्लोप है? tan ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंड इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री? यस। क्या ये सबको समझा कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री? जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो समय हम बर्बाद कर रहे हैं। क्या ये सबको समझ में आया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है? भाई साहब, मैं फिर से बता रहा हूँ, फंस जाओगे, नहीं तो बुरी तरीके से फंस जाओगे। मैथ्स नहीं आता मतलब फिजिक्स नहीं आता। और मैथ्स कौन सा? 8 9 10th का। 80 to 85% of the problems will be solved with your understanding of 8 to 10 maths. Yes, no, maybe? समझा? tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो आपको स्टैंडर्ड है, याद होना चाहिए। क्या ये होता है 1/√3 गाइस? अच्छा, इंटरसेप्ट बोलो, y इंटरसेप्ट कितना है? y इंटरसेप्ट +3। वेरी गुड। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो, y इज इक्वल टू m, m इज 1/√3x प्लस y इंटरसेप्ट विच इज 3। क्लियर है? क्लियर है? ठीक, इतना ही बोला है मैंने। ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है? और मैंने ये लंबाई दे दी है,
लंबाई तो नहीं दी, हाँ लंबाई दे देता हूँ, ये लंबाई है 4 यूनिट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन बोलो। बोलो इक्वेशन ऑफ लाइन। सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि बॉस इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक चाहिए स्लोप, दूसरा चाहिए इंटरसेप्ट। क्या मुझे दोनों पता है? चलो मुझे बताओ स्लोप कितना होगा। सबसे पहले एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चाहिए। क्या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है? क्या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है? देखो फिर गलत कर रहे हो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कौन सा होगा? लेट मी पुट फॉरवर्ड अगेन। अगर ये क्लियर नहीं है तो इसको 10 बार देखो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 135 डिग्री। कौन सा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा? सोच समझ के जवाब देना है। दो ही आंसर है, 45 या 135। इसके लिए आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का बेसिक डेफिनेशन में जाना पड़ेगा जो सिखाया गया था। बिल्कुल सही, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 135 डिग्री है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? 135 डिग्री इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एवरीवन। Yes, no, maybe. Everyone. What is the angle of inclination 135 degree? Everyone. Correct. तो 135 डिग्री इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 135 डिग्री है तो मेरा स्लोप आएगा tan ऑफ 135 डिग्री, इज इट -1? अभी हमने निकाला था। ठीक है। यस सर, गॉट इट। अब बताओ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट +4 और -4। क्या ये y एक्सिस में ओरिजिन के नीचे है इंटरसेप्ट? इट इज -4। अब लिखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। +4 गलत है, -4। मैंने क्या सिखाया था? y एक्सिस को ओरिजिन के ऊपर कट कर रहा है या नीचे कट कर रहा है? अगर ऊपर कट कर रहा है तो प्लस में लेंगे, नीचे कट कर रहा है तो माइनस में लेंगे। समझे क्या? इक्वेशन ऑफ लाइन बोलो। y इज इक्वल टू m, इज इट -1x प्लस c, इज c -4? तो यू आर हैविंग y इज इक्वल टू -x -4। दिस इज व्हाट इज योर आंसर। आई होप यू गॉट इट। बिल्कुल सही। क्या सबको समझा? क्या सबको समझा? ब्रिलियंट। गॉट इट। चलो आ जाओ। अब जो दूसरा फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसको क्या बोलते हैं सुनिए। जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, पहला फॉर्म हमने देखा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब यहाँ पे नोन क्या होगा? यहाँ पे नोन होगा वन पॉइंट थ्रू विच लाइन पासेस, एंड दूसरा नोन क्या होगा? स्लोप ऑफ द लाइन। ये दोनों चीज पता होंगी तो आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म मिल जाएगा, फिर यूज करना पड़ेगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द लाइन का फॉर्मेट क्या होगा? देखो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, वेर x1 and y1 are the point through which line passes, through which line passes, and m is slope of line. अब मुझे कोई बताए, सोच समझ के, अगर इस डेफिनेशन को आपको समझ में आ रहा है सोच समझ के बताना। ये जो m जो मैंने अभी यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन लिखा है, ये m को आपके हिसाब से मैं कैसे निकाल पाऊंगा पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए? क्या मैं tan थीटा से निकालूंगा या मैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से निकालूंगा? किससे निकालूंगा मैं? अक्ल लगा के बताना। सोच के बता।
y2 माइनस y1 वाला। अच्छा, अगर तुम बोल रहे हो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, क्या इसको यूज करने के लिए वी नीड टू कोऑर्डिनेट्स थ्रू विच लाइन पासेस, राइट? डू वी नीड टू कोऑर्डिनेट्स थ्रू विच लाइन पासेस, राइट? बट हमें तो एक ही कोऑर्डिनेट पता है पॉइंट स्लोप फॉर्म में, एक पॉइंट जिसके थ्रू लाइन गुजर रही है वो पता है और स्लोप पता है। इसका मतलब ये स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? इससे तो नहीं निकाल सकते कि ये अगर यूज कर रहे हैं मतलब मुझे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है जिसके थ्रू लाइन गुजर रही है। गाइस देखो, अगर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 नहीं है तो tan थीटा ही आंसर है। बट मेरा सवाल ये है कि आप ये फर्स्ट टाइम क्यों नहीं बता पाएंगे? मतलब क्लैरिटी नहीं थी। क्या आप क्लियर हुआ? अगर मुझे एक पॉइंट जिसके थ्रू लाइन गुजर रही है वो पता है और स्लोप पता है, तो मैं इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये मेरी समझ है, ठीक है? लेकिन सवाल थोड़ा सा अच्छा था कि किस मेथड से आप स्लोप निकालोगे। देखो, tan थीटा से ही निकालोगे, क्योंकि अगर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 निकालना मतलब दो कोऑर्डिनेट मुझे पता है, ठीक है? देखो एक एग्जांपल देखो, आपको समझ में आएगी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। क्या ये x है, ये y है गाइस? सुनना, समझना। यस, दिस इज x एंड दिस इज y। क्या सपोज मैं बोलता हूं ये लाइन है मेरा, सपोज आई टेल यू दिस लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,4, एंड सपोज इफ आई टेल यू दिस लाइन इज हैविंग दिस एंगल एज 45 डिग्री, ठीक? ये 45 डिग्री है। तो क्या मैं ये 135 डिग्री को बोल सकता हूँ दिस इज माई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? तो क्या मैं स्लोप निकाल ले सकता हूँ? हाँ, स्लोप मुझे पता है। स्लोप कितना है? tan ऑफ 135 डिग्री विच इज -1। ये मुझे पता है। और मुझे क्या पता है? मुझे वो कोऑर्डिनेट पता है जिसके थ्रू ये लाइन गुजर रही है। तो इस इक्वेशन को यूज करूंगा तो मेरा इक्वेशन क्या आ जाएगा? y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 4 इज इक्वल टू स्लोप विच इज -1 इंटू x माइनस x1 विच इज 0। क्या ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा? विच इज y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो माइनस एक्स इधर ले जाऊंगा तो मेरा इक्वेशन आ जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। ये मेरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म समझने वाली बात ही क्या है कि इसमें पता क्या होगा? पॉइंट पता होगा और स्लोप पता होगा। स्लोप तुमको इधर ही डायरेक्टली बोल देंगे कि इसका स्लोप इतना है, -1, -½ -1/√3, 1/√3 डायरेक्ट बोल सकते हैं। या फिर आपको वो एंगल दे दिया जाएगा, उस एंगल से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल लो, फिर स्लोप निकाल। ओके, अब यहाँ पे बच्चे का सवाल आ रहा है, लेकिन सर इस सवाल में क्या C4 है? हाँ, C4 है, C की वैल्यू 4 है। तो सर हम तो y इक्वल टू mx प्लस c से भी निकाल सकते थे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करो, तो उसके हिसाब से ऐसे निकालो। क्या y इक्वल टू mx प्लस c से भी यही आंसर आता? चेक करते हैं। y इक्वल टू m कितना है? m है आपने बोला -1 प्लस c की वैल्यू कितनी है? 4। तो y इक्वल टू -x प्लस 4। क्या यही रिजल्ट यहाँ पे भी आया है? देखो y इज इक्वल टू -x+4। तो माइनस एक्स को इधर ले गया तो y प्लस एक्स इक्वल टू 4 आ गया। क्या रिजल्ट सेम आया है? अब देखो होता क्या है, बोर्ड लेवल में सुनना ध्यान से, एक अच्छी बात बताओ। बोर्ड लेवल में आपको बोल दिया जाएगा यूज स्लोप इंटरसेप्ट मेथड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, या किताबों में बोर्ड लेवल की जो किताबें होती हैं वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि दे नीड टू गिव यू सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि इसमें कौन सा मेथड, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का कौन सा फॉर्म यूज करना है। आपको सिचुएशन के हिसाब से खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्म यूज करना है। तो इसका मतलब बच्चा सोचेगा भी, अच्छा मतलब इस सवाल में तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में भी जा सकता था और इक्वेशन का आंसर ला सकता था, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का आंसर, और मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन का आंसर ला सकता था।
दोनों से मैं इक्वेशन ऑफ लाइन का आंसर ला सकता हूँ और दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ। डिड यू गेट दैट मेंटल क्लैरिटी? डिड यू गेट दैट मेंटल क्लैरिटी? क्या ये समझा? तो जब आप बोर्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे किस मेथड से कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मेथड, किस मेथड से इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ला रहे हैं, दैट हार्डली मैटर्स। दैट हार्डली मैटर्स मतलब दैट डजंट मैटर एट ऑल, टू बी very frank with you. You need to apply whichever method is suitable that you think at that point of time, and you need to get your answer. क्या क्लैरिटी है ये? ठीक। अब देखो ये हो चुका है टाइम 8:15, ठीक है। सो टुडे आई विल स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन नेक्स्ट क्लास। आई होप जितना मैंने आज कोऑर्डिनेट की बात की है, यू हैव अ गुड क्लैरिटी ओवर इट, राइट? So recording will be available. Ensure that you are taking your notes properly and jotting down each and everything. ठीक है, चलो फिर बाय, टेक केयर, विल मीट अगेन ऑन मंडे, बाय।